अस्सलाम वालेकुम। मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट से मुखातब हूँ। इल्मुल कवालत व नौमौलूद हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, जनाना आज़ा की तौलीद व तशरीह। दूसरा टॉपिक है फीमेल पेल्विस और उसके डायमीटर्स यानी आना जनाना और उसके अक्तार। साथ में है फीटल स्कल और उसके डायमीटर्स, फीटल स्कल एंड इट्स डायमीटर्स। और उसके बाद ओलूशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। ओलूशन अमल तबवीज़, फर्टिलाइजेशन अमल बार आवरी, इम्प्लांटेशन अमल तनसीब। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। फोर्थ टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड फिफ्थ टॉपिक फीटल सर्कुलेशन। सिक्स्थ टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। सेवंथ टॉपिक नॉर्मल प्लासेंटा, एबनॉर्मल प्लासेंटा, मुशैमा, तबई मुशैमा और गैर तबई मुशैमा। अगला टॉपिक अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़ और उसकी फॉर्मेशन ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड एंड एबनॉर्मलिटीज़, गैर तबई सूरत हाल और हबलुस्सरा। अगला टॉपिक प्रेगनेंसी, हमल और तबई चेंजेस, तबई तब्दीलियाँ, तबई तगय्युरात, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगला टॉपिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, हमल की अलामात व निशानियाँ, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, हमल की तशखीस। अगला टॉपिक एंटीनेटल केयर, हमल की निगहदाश्त। अगला टॉपिक फीटस इन यूट्रो, फीटो पेल्विक रिलेशनशिप, जुनीन और जुनीन का आज़ाए तनासुलिया से ताल्लुकात। अगला टॉपिक नॉर्मल लेबर, मैकेनिज़्म एंड मैनेजमेंट। नॉर्मल लेबर तबई वज़ा हमल और मेकानिया और इंतज़ामिया। अगला टॉपिक एबनॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट, गैर तबई वज़ा हमल और उसका इंतज़ामिया। अगला टॉपिक एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस, गैर तबई तकरीर। अगला टॉपिक ट्विंस एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज, हमले तवाम और हमले अदीद। यहाँ से टर्म चेंज होती है लेकिन टॉपिक नंबर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसलिए हम कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है मेडिकल, सर्जिकल एंड गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। उसमें सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, एपिलेप्सी, एनीमिया, हार्ट डिसीज, थायराइड डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरएमेसिस, कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स, एडिमा, प्रोराइटस वल्वा, इंसोम्निया, वेरिकोसिटी, जॉन्डिस, डायबिटीज मेलाइटस, नेफ्राइटिस जैसे दीगर छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस और डिसऑर्डर्स जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं उनको शामिल किया गया है। अगला टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। इसमें एबॉर्शन
यानी स्कार्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमालिकाजिब, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ओलिगोहाइड्रोमियास, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, गैस्ट्रेशनल एंड ट्रोफोब्लास्टिक डिसीजेस। ये तमाम टॉपिक्स ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी में शामिल हैं। अगला टॉपिक प्री टर्म लेबर, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पोस्ट मैच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, ये टॉपिक्स शामिल हैं। देन नॉर्मल परपेरियम एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, यानी नेफास और उसके एवारजात, ज़माना नेफास और उसके एवारजात। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस, इसमें वर्जन गर्दिश, इपिजियोटोमी, फोर्सेप एंड वैक्यूम डिलीवरी, सिजरियन सेक्शन और डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन शामिल है। देन अगला टॉपिक असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, और उसके बाद का टॉपिक है ड्रग इन प्रेगनेंसी। उसके बाद नियोनेटल डिसीजेस शामिल की गई हैं। नियोनेटल डिसीजेस में सबसे पहली है एस्फेक्सिया नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, इक्ट्रेस नियोनेट्रम, कन्वल्जन्स और जेनाइटल सिफिलिस। इससे पहले एक टॉपिक है नियोनेटल केयर, नवजायदा की निगहदाश्त, जो कि आप लोग थर्ड ईयर में भी पढ़े हुए हैं। और नियोनेटल केयर में ज़्यादातर वो टॉपिक हैं जो आप लोग थर्ड ईयर से पढ़कर आए हुए हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, रज़ाअत, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मनाती खाका और प्री मैच्योर नियोनेट्स और पोस्ट मैच्योर नियोनेट्स। और इसके साथ ही नियोनेटल डिसीजेज में एस्फेक्सिया नियोनेट्रम, हवा से तनफ्फुस या नामौलूद हवा से तनफ्फुस भी आप लोग पढ़ चुके हैं। देन अगला टॉपिक है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें भी बहुत सारी डिसीजेज ऐसी हैं जो आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं, जैसे हाइड्रोसेफलस, एनेन्सेफलस, माइक्रोसेफेली, एनेन्सेफेली, डाउन सिंड्रोम एंड कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। इस तरह अगर हम इस सिलेबस को देख रहे हैं तो नामौलूद की चंद डिसीज़ भी ऐसी है जो हमें कवर करना है। उसमें चंद डिसीज़ में जैसा ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है, इक्ट्रेस नियोनेट्रम है और कंजेनाइटल सिफिलिस है। अब कंजेनाइटल सिफिलिस एक ऐसा टॉपिक है जिसे निसवा में भी शामिल किया गया है। निसवा में जब सिफिलिस डिसीज़ पाई जाती है तो उस वक्त कंजेनाइटल सिफिलिस भी बताया जाता है, तो इस तरह ये डिसीज़ भी कवर हो जाती है। और हमारा कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये तकरीबन तमाम डिसीज़ पीडियाट्रिक में कवर हो चुकी है। तो इस तरह नियोनेट्स के ताल्लुक से जितनी भी डिसीजेज शामिल की गई है ये आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं, बस उसे सरसरी रिवाइज करना रहेगा। एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, ये रेगुलर क्लासेस में हो चुका है और ये गायनिक का भी फर्स्ट टॉपिक यही है और कबालत का भी फर्स्ट टॉपिक यही है और इसे मैं पूरा कर चुकी हूँ। एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसमें वल्वा के बाद इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, उसके बाद पेरिटोनियल सपोर्ट, यूट्राइन सपोर्ट, लिगामेंट्स और पेल्विक फेशिया, पेल्विक डायफ्राम। इन तमाम ऑर्गन्स की एनाटॉमी और उनकी इम्पोर्टेंस बताई जा चुकी है। दूसरा टॉपिक फीमेल पेल्विस एंड इट्स डायमीटर्स, ये भी तकरीब पूरा हो चुका है, इसे भी रेगुलर क्लास में मैं बता चुकी हूँ।
फीमेल पेल्विस में मेजरली पेल्विस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक फॉल्स पेल्विस, एक ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस की इम्पोर्टेंस ऑब्स्टेट्रिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ट्रू पेल्विस की ऑब्स्टेट्रिक इम्पोर्टेंस है। और ट्रू पेल्विस में कंप्लीट बता चुकी हूँ। ट्रू पेल्विस को रिमेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनलेट, एक कैविटी और एक आउटलेट। इनलेट ऑफ पेल्विस के डायमीटर्स एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 12, एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 12, देन ऑब्लिक डायमीटर 13, नो। ओके। पेल्विक इनलेट और पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। पेल्विक इनलेट का डायमीटर एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर होता है मेजरली। उसके बाद कैविटी है। कैविटी के एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, तीनों डायमीटर सेम है क्योंकि कैविटी नियर अबाउट राउंडेड है। और आउटलेट के एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर है और आउटलेट का ऑब्लिक डायमीटर मेज़र करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से इसके ऑब्लिक डायमीटर को मेज़र नहीं किया जा सकता। और ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर है। इसी तरह मैं फीटल स्कल यानी रासुल जमीन और उसके डायमीटर्स और भी बता चुकी हूँ, जो कि एंटेरोपोस्टीरियर और वर्टिकल डायमीटर्स हैं, नियर अबाउट 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। इसी तरह फीटल स्कल में होने वाले चेंजेस जैसे मोल्डिंग, कैपुट सक्सीडम, ये सब भी बता चुकी हूँ। अब हम न्यू टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। जो हमारा करंट टॉपिक शुरू होने वाला है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेट किसको कहते हैं? गैमेट जिनसी खलिया को कहते हैं। जिनसी खलिया मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल, जो वो सेल जो कि रिप्रोडक्शन का जिम्मेदार होता है। रिप्रोडक्शन का जिम्मेदार होता है यानी अमल तौलीद का जिम्मेदार होता है, उसे गैमेट कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस उसमें लगा हुआ है जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स ओरिजिन यानी इब्तिदा यानी उसकी शुरुआत, यानी गैमेट यानी जिनसी खलिया की शुरुआत किस तरह होती है, क्योंकि जो अमल तौलीद है उसमें रिप्रोडक्शन है। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना। सिर्फ उसे प्रोडक्शन नहीं कहा गया है, रिप्रोडक्शन कहा गया है। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन यानी पैदा करना। अब इसे रिप्रोडक्शन इसी बुनियाद पर कहा गया है कि इसमें 2 दफ़ा पैदाइश होती है। एक बेबी की ज़ाइगोटिक लाइफ में जो तौलीदी खलिया होते हैं उसमें प्रोडक्शन होता है, उसमें डिवीज़न होते हैं। और फिर वही बेबी जब लाइफ में एडल्ट बनता है तब उसमें दोबारा उन सेल्स में चेंजेस और डिवीज़न शुरू होते हैं और फिर वो तौलीद के मदारिज को कंप्लीट करता है, इसलिए रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन यानी अमल तौलीद में मर्दाना जिनसी खलिया को गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स यानी स्पर्म, और जनाना जिनसी खलिया फीमेल गैमेट्स यानी ओवम होते हैं। और अमल तौलीद में दोनों यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं तो तौलीद का अमल यानी प्रोडक्शन का अमल शुरू होता है। और इन दोनों के मिलने यानी उस स्पर्म और ओवम दोनों के मिलने के अमल को
फर्टिलाइजेशन यानी अमले बार आवरी कहते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत फीमेल जाइगोट में, यानी जब बेबी एक जाइगोट बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद जब जाइगोट बनता है तो उस वक्त अगर जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न होने के बाद वो फीमेल गैमेट बनती है। फीमेल गैमेट जब बनती है तो फीमेल गैमेट को oogonia कहते हैं। oogonia कहते हैं यानी इसमें प्राइमरी oocytes बनते हैं। प्राइमरी oocytes में 46XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये प्राइमरी oocytes फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न तक अरेस्ट हो जाता है, यानी म्यूटिक डिवीज़न, एक म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद इसमें स्लीपिंग फेस आती है, और ये स्लीपिंग फेस उस बेबी की प्यूबर्टल एज तक रहती है। यहाँ पर तमाम प्राइमरी oocytes में स्लीपिंग फेस आ जाती है, यानी म्यूटिक डिवीज़न अरेस्ट हो जाता है और डिवीज़न रुक जाते हैं। उसके बाद मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स के मैचुरेशन के बाद रिमेन म्यूटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है। ये दोबारा जो मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है ये प्यूबर्टल एज के बाद जब ओवम मैच्योर होना शुरू होते हैं, प्री मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में जब मैचुरेशन शुरू होता है तब वापस म्यूटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है, और उसके फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न के बाद जो स्लीपिंग फेस रहता है वो खत्म हो जाता है। ये स्लीपिंग फेस फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न के बाद आता है, यानी एनाफेज के बाद आता है, और प्यूबर्टल एज के बाद जब दोबारा सेल डिवीज़न शुरू होता है तो ये एनाफेज के बाद का फेस होता है, यानी मेटाफेज होता है। इस मेटाफेज में वापस डिवीज़न शुरू होता है तो सेकेंडरी oocytes बनते हैं। सेकेंडरी oocytes में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23X होता है, और हर सेल डिवीज़न के एंड पर 2 डॉटर सेल बनती है, जो तौलीदी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा कंप्लीट बॉडी में जितने भी सेल डिवीज़न होते हैं उन तमाम सेल डिवीज़न्स के नतीजे में 2 इक्वल डॉटर सेल्स मिलती हैं, जिसमें दोनों डॉटर सेल्स में कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। तमाम न्यूक्लियस एक जैसा होता है, साइटोप्लाज्म एक जैसे होते हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तमाम कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। दोनों डॉटर सेल इक्वल होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब भी म्यूटिक डिवीज़न होता है तो 2 डॉटर सेल्स ना बनते हुए एक डॉटर सेल्स बड़ी बनती है और दूसरा पोलर बॉडी बनती है, यानी 2 डॉटर सेल्स ना बनते हुए एक डॉटर सेल बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है। जो डॉटर सेल्स होती है वो बड़ी होती है और पोलर सेल्स छोटे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में इक्वल होते हैं, यानी हैप्लॉइड सेल्स बनती है। डॉटर सेल कंप्लीट सेल नहीं बनती, हैप्लॉइड सेल्स बनती है। ये हैप्लॉइड सेल्स में 23X क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो पोलर बॉडी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23X होते हैं। जब ये एक पोलर बॉडी बन जाती है और दूसरा डॉटर सेल बनती है तो इस डॉटर सेल को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte में वापस मैचुरेशन होता है, और जब ये सेकेंडरी oocyte रप्चर होते हैं तो ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो म्यूटिक डिवीज़न सेकंड म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है, और सेकंड
मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट होने के नतीजे में फीमेल 2 सेल्स बनती हैं। एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी कहलाती है। सेकंड पोलर बॉडी में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं और फीमेल प्रोन्यूक्लियस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनने के बाद जब इस ओवम में यह ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तब ये रिमेन कंप्लीट सेल बनता है और कंप्लीट सेल बनने के बाद वापस उसमें डिवीज़न शुरू होता है। ये हुआ oogenesis। इसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है, यानी जब एक मेल जाइगोट यानी एक मेल बेबी के जाइगोटिक लाइफ में, यानी जब वो हमल के चौथे हफ्ते की एज में होता है उस वक्त स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल शुरू होता है। ये अमल भी जर्म सेल्स से ही शुरू होता है। जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न होने के नतीजे में स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियाज जो होते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46XY होता है, क्योंकि मेल बेबी है, मेल जाइगोट है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46XY होता है। इसके बाद डिवीज़न वापस शुरू होता है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट होने के नतीजे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं ये 2 डॉटर सेल्स होते हैं। 2 डॉटर सेल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और X क्रोमोसोम होता है और दूसरी डॉटर सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और Y क्रोमोसोम होता है। ये दोनों डॉटर सेल इक्वल होते हैं, लेकिन एक में X कैरेक्टर्स प्रोमिनेंट रहता है और एक में Y क्रोमोसोम्स होते हैं, एक में X क्रोमोसोम होता है। रिमेनिंग में डिवीज़न शुरू होता है तो सेकंड म्यूटिक डिवीज़न होता है। सेकंड म्यूटिक डिवीज़न होता है तब इसमें दोनों सेल्स में होता है, यानी 23X और 23Y दोनों सेल्स में डिवीज़न होता है। इसलिए अब नतीजतन 4 डॉटर सेल्स पाई जाती हैं। 4 डॉटर सेल्स में 23X क्रोमोसोम वाली 2 सेल बनती हैं और 23Y क्रोमोसोम वाली 2 सेल्स बनती हैं। इस तरह हमारे पास 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं, जिसे स्पर्मेटेड्स कहा जाता है। स्पर्मेटेड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 23 होते हैं, लेकिन इनमें 2 X क्रोमोसोम को कैरी करती हैं और 2 Y क्रोमोसोम को कैरी करती हैं। ये स्पर्मेटेड्स में अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं यानी आप इन सेल्स में ज़ाहिरी साख्ती तब्दीलियाँ होती है। ज़ाहिरी साख्ती तब्दीलियाँ इसमें इस तरह होती है कि इन स्पर्मेटेड्स में टेल बन जाती हैं और न्यूक्लियस और हेड बनता है। इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद ये स्पर्मेटेड्स स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। अब स्पर्मेटोजोआ जो बन गए हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23X या 23Y होता है। तो इस तरह ये भी हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और ओवम भी हैप्लॉइड सेल होते हैं। और जब दोनों हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं तब एक कंप्लीट सेल बनता है और एक कंप्लीट सेल बनने के बाद ही नया सेल डिवीज़न शुरू होता है।
इसके डेफिनेशन, इस गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन the process involved in the maturation of two highly specialized cells, spermatozoa in male, ovum in female, before they unite to form zygote is called gametogenesis. मेल में स्पर्मेटोजोआ बनने के और मैच्योर होने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में ओवम के बनने और मैच्योर होने के अमल को oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेबी होता है उस वक्त होते हैं और इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निस्फ होते हैं और दोनों गैमेट्स क्रोमोसोम्स के लिहाज से इनकम्प्लीट सेल होते हैं। डेफिनेशन ऑफ oogenesis, oogenesis की तारीफ, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। जब फीमेल बेबी अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है यानी प्रेगनेंसी के 3 to 4 वीक में, तो इसमें इब्तदाई तौलीदी खलिया यानी जर्म सेल, प्रीमेटिव जर्म सेल योग सेट से पैदा होते हैं। एक हफ्ते में ये प्रीमेटिव जर्म सेल्स गोनेडल रिज से डेवलप करते हैं, गोनेडल रिज तक पहुंच जाते हैं। जब ये फीमेल गोनेड्स प्रीमेटिव जर्म सेल्स तीसरे हफ्ते में मेटाटिक डिवीजन करके oogonia में तब्दील होते हैं तो 7 मिलियन उनकी तादाद होती है और ये डिवीज़न करते हुए 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक इनकी तादाद 7 मिलियन तक पहुंच जाती है और फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद oogonia प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी oocytes के अतराफ वापस फ्लैट सेल्स बनते हैं और ये फ्लैट सेल्स प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स कहलाते हैं। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ओवरी के कॉर्टेक्स में यानी आउटर जोन में रहते हैं और यहाँ पर ही मेटाटिक डिवीज़न रुक जाता है और स्लीपिंग फेज या आती है जो कि एनाफेज कंप्लीट होने के बाद आती है। तमाम oogonia प्राइमरी oocytes से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी oocytes उस फीमेल बेबी की पैदाइश तक 2 मिलियन हो जाते हैं। रेस्टिंग फेज और प्रोफेज और मेटाफेज के दरमियान आती है, जिस प्रोफेज और मेटाफेज के दरमियान रेस्टिंग फेज एनाफेज कहलाती है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न के बाद प्यूबर्टी तक रेस्टिंग फेज रहती है। प्यूबर्टी होने के बाद प्यूबर्टी के वक्त तकरीबन 40,000 प्राइमरी oocytes होते हैं जो कि ओवरी के कॉर्टेक्स में रहते हैं और बाकी जो मिलियंस में होते हैं शुरू में, तो अभी ये कम हो जाते हैं। तो कम इसलिए हो जाते हैं कि रेस्टिंग फेज में बहुत सारे प्राइमरी oocytes एथलेटिक हो जाते हैं जिनमें उनमें डिजनरेशन हो जाता है और वो डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocytes 400 हो पाए जाते हैं और आफ्टर प्यूबर्टी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव लाइफ में 400 प्राइमरी oocytes ओवलेट होते हैं। यानी अगर हर ओवम मैच्योर, हर प्रीमेटिव प्राइमरी oocyte मैच्योर होकर ओवलेट हो तो 400 ओवम्स बनते हैं।
आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम मैचुरेशन ऑफ oocytes देखेंगे।